हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को सेमेस्टर 2 से जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं। इंग्लिश मीडियम में ये होने वाली है वीडियो, और ये विद सॉल्यूशन वीडियो है, तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, या ये जो आज वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स करवाए जाएंगे इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य स्नातक 1 को ज्वाइन कर लें। वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, देखो मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी करवाऊंगा और शॉर्ट नोट्स भी करवाऊंगा, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो आने के चांसेस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द चेंजिंग नेचर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। तो देखो हमारे जो इंडियन पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, तो इसका नेचर काफी ज्यादा पहले से चेंज हुआ है। ठीक है, ये कैसे हुआ है? एक तो इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा बड़ा है। अब आप ये सोचेंगे किस तरीके से, क्योंकि जैसे कि 73rd और 74th जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, तो इससे पंचायती राज सिस्टम को एक, आप कह सकते हो कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर दिया गया था, म्यूनिसिपैलिटीज को भी। जिससे क्या हुआ कि बाद में विमेन को भी रिजर्वेशन मिला, एससी एसटी को भी रिजर्वेशन मिला। तो एक तरीके से जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थे वो भी अपनी आवाज अब रख सकते थे। और क्या हुआ कि अब कोalition पॉलिटिक्स का एरा है। यानी कि पहले क्या होता था, जब कांग्रेस जब नई नई थी, यानी कि जब देश आजाद हुआ था, तो बहुत ही लंबे समय तक वो काफी डोमिनेटिंग पार्टी थी। वन पार्टी रूल चल रहा था, वन पार्टी एरा था, जिसको हम कहते हैं डोमिनेंस का एरा। बाद में चलकर क्या हुआ कि हमारे इंडिया के अंदर कोalition पॉलिटिक्स आई। किसी को भी जब पूरी जो मेजोरिटी नहीं मिलती, तो फिर वो कोalition करते हैं, अलग अलग पार्टियां मिलकर जो है गवर्नमेंट बनाती हैं, सरकार बनाती हैं। सो ये देखने को मिला है। रीजनल रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब है कि अब क्या होता है कि पार्लियामेंट में सिर्फ बड़ी पार्टियां नहीं होती, आजकल जो रीजनल पार्टीज हैं उनका भी काफी ज्यादा रोल बढ़ चुका है। और वो भी हमें देखने को मिलती है पार्लियामेंट में। जैसे आम आदमी पार्टी है, अब जाके वो नेशनल पार्टी बन चुकी है। एक टाइम पे वो भी एक रीजनल पार्टी से ही स्टार्ट हुई थी, और आज वो नेशनल पार्टी है। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं रीजनल रिप्रेजेंटेशन बड़ा है। इंक्रीज्ड यूथ पार्टिसिपेशन, अब जो है पार्लियामेंट के अंदर यूथ यानी कि यंग नेता बहुत आ रहे हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के एक नेता है राघव चड्ढा, और भी बहुत सारी पार्टी में ऐसे ये जैसे अनुराग ठाकुर हैं, ठीक है, बीजेपी के जो है स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, कितने यंग हैं, और वो इतने कम एज में एक मिनिस्टर हैं कैबिनेट में। तो ये बताता है कि यूथ पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजीज अब यूज़ हो रही हैं पार्लियामेंट के अंदर भी। और इसके अलावा कुछ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स भी हुए हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को अच्छा करने के लिए। जैसे ये डिसरप्शंस, एब्सेंटिज्म, लेजिस्लेटिव बैकलॉग, ठीक है, ये कुछ इश्यूज होते हैं। अब कुछ नई चीज़ें आई हैं, जैसे ई विधान, ठीक है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक लेजिस्लेटिव सिस्टम है। कुछ स्टेट असेंबलीज में डिजिटलाइज किया जा रहा है लेजिस्लेचर्स को, जो काम करने का तरीका है। पार्लियामेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स करे, जैसे जीएसटी वगैरह, ठीक है, एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, विच रिफ्लेक्ट द चेंजिंग इकोनॉमिक एंड लीगल लैंडस्केप, ये सब हुआ है। पब्लिक इंगेजमेंट एंड एक्टिविज्म, तो इंडियन पार्लियामेंट जो है उसने लगातार, ठीक है, पब्लिक इंगेजमेंट को बढ़ाया है। सिटीजन लेड मूवमेंट्स बहुत सारी होती हैं, सोशल कैंपेन्स बहुत सारी होते हैं, जिससे लेजिस्लेटिव एजेंडाज इन्फ्लुएंस होते हैं। लॉ मेकर्स को पब्लिक की डिमांड के ऊपर ही लॉ बनाने पड़ते हैं। और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं बहुत सारी, मीडिया स्क्रूटिनी है, और जो पब्लिक की पावर है उससे पार्लियामेंट में जो भी लोग बैठे होते हैं, भाई उनको अकाउंटेबल होना पड़ता है, रिस्पॉन्सिव भी होना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट एंड हाउ हैज इट अफेक्टेड इंडियन पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि पॉलिटिसाइजेशन क्या होता है कास्ट का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि मतलब ये एक ऐसा फिनोमिना है जहाँ कास्ट कास्ट को बहुत मतलब लेकर पॉलिटिक्स की जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है वोट बैंक की पॉलिटिक्स। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, कुछ स्पेसिफिक कास्ट के लोगों के वोट लेने के लिए प्रॉमिस करती हैं कि उस पर्टिकुलर कास्ट के लिए हम काम करेंगे, और एक वोट बैंक बनाने की कोशिश करती है। फिर है कास्ट बेस्ड पार्टीज। तो कुछ ऐसी पार्टीज भी हैं जो कास्ट बेस्ड हैं पूरी तरीके से, वो सिर्फ उसी कास्ट के लिए ही काम करती है, उसी के लिए ही आवाज उठाती हैं। और रिजर्वेशन पॉलिसीज,
देखो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है एससी एसटी का, तो इससे क्या है कि बहुत ही पुराने समय से एक सोशल इंजस्टिस चला आ रहा था कुछ कम्युनिटीज के साथ। तो यहाँ पे लिखा है कि जो पॉलिटिसाइजेशन हुआ है कास्ट का, वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है ये रिजर्वेशन पॉलिसीज को। ठीक है, और धीरे धीरे ये जो रिजर्वेशंस है कास्ट के बेस पर, ये भी एक इशू बनता जा रहा है। सोशल फ्रेगमेंटेशन, देखो द politicization ऑफ कास्ट हैज समटाइम्स deepened social divisions and conflicts, इसकी वजह से बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी होते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है अपना फायदा लेने के लिए इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है, बहुत ज्यादा चाहे कुछ भी हो जाए समाज में, लोग आपस में लड़ जाए उनको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कास्ट बेस्ड वायलेंस बहुत मतलब बहुत ज्यादा होता है, डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है हमारी इंडियन सोसाइटी में, ये चल रहा है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इसमें है, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, यानी कि किसी की कास्ट को लेकर उसको उसकी आइडेंटिटी बना देना किसी नेता की। सो ऐसे में होता क्या है कि डिबेट्स एंड डिस्कशंस इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये जो जितनी भी डिबेट्स होती हैं वो ज्यादातर कास्ट बेस्ड ही होती हैं हमारे यहाँ पे। अगर आप देखोगे कास्ट को लेकर बहुत ज्यादा बवाल है भाई। फिर क्रिटिकली एनालाइज द डिबेट्स ऑन सेक्युलरिज्म इन इंडिया। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे, बहुत सारे रिलीजन्स हैं, हिंदुइज्म है, इस्लाम है, सिखिज्म है, क्रिश्चियनिटी है। तो सेक्युलरिज्म जो है इसका मतलब है कि सारे धर्मों को बराबर समझा जाए, माइनॉरिटीज के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए, एक धार्मिक भाईचारा हो। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलरिज्म की बात करता है। बहुत सारे प्रोविजंस हैं, जैसे आपको राइट टू फ्रीडम है, आप कोई भी रिलीजन ले सकते हो भाई, आप कोई भी स्वीकार कर सकते हो। इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ, आप किसी भी रिलीजन से हो, कानून सभी के लिए समान होगा, और कोई स्टेट का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजियस मैटर्स के ऊपर। हालांकि सेक्युलरिज्म के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पहले नहीं था, ओरिजिनल जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, बाद में अमेंडमेंट करके सेक्युलरिज्म को डाला गया है और इंडिया को सेक्युलर बनाया गया है। कम्युनलिज्म एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, देखो एक ये डिबेट चलती है सेक्युलरिज्म को लेके, कम्युनलिज्म आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत चलती है। कम्युनलिज्म का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जब किसी पार्टिकुलरली रिलीजियस कम्युनिटी के लिए ही ज़्यादा बात करते हैं नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर जाकर, यानी कि देश से ज़्यादा वो जब किसी कास्ट के बारे में बात करते हैं, तो ये होता है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो बहुत रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हैं, कभी कभार आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खेलती हैं अपने इलेक्टोरल गेन्स के लिए। फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये क्या है, ये भी सेकुलरिज्म के अंदर एक डिबेट का मुद्दा है। ये यूसीसी का मतलब होता है कॉमन लॉ होगा, कोई हिंदू लॉ कोई मुस्लिम लॉ ऐसा नहीं होगा, सभी रिलीजन के लिए एक बराबर लॉ होगा, जेंडर इक्वालिटी होगी, सोशल जस्टिस होगा, सभी को बराबर समझा जाएगा सभी रिलीजन्स को। ठीक है, ये इसमें बताया जा रहा है। माइनॉरिटी राइट्स एंड अफर्मेटिव एक्शन, एक और सेक्युलरिज्म के ऊपर ये है कि माइनॉरिटीज का राइट, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड करता है अफर्मेटिव एक्शन टू अपलिफ्ट हिस्टोरिक, जो कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो बहुत पिछड़े मतलब बहुत पुराने समय से पिछड़े हैं, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, इनके लिए काम करना। तो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये जो पॉलिसीज हैं while intended to promote social justice can sometimes be seen as favoring certain religious और caste groups leading to debates। ये कहते हैं कुछ लोग कि सिर्फ एक ही कास्ट के लोगों को सारा फायदा मिल रहा है, ठीक है, सो इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए सबके साथ, ये लोग कहते हैं। रूल ऑफ द स्टेट, देखो रिलीजियस मैटर में हमारे स्टेट में यानी कि भारत के अंदर जो ये बताया जाता है कि इक्वली हमें ट्रीट करना है भाई। भारत जो देश है वो सेक्युलर है, सभी रिलीजन्स को, जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च जो भी है, जो भी उनकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, ठीक है, ये क्या है कि सबको बराबर समझा जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल है स्टेट कंट्रोल ओवर प्लेसेस ऑफ वर्शिप, रिलीजियस एंडोवमेंट्स एंड इंटरवेंशन इन पर्सनल लॉज, ये होता है इंडिया में। फिर उसके बाद है डिस्कस द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर आप सभी को पता ही है कि मतलब हमारे देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, और यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी अभी करेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, और ये आप भी जानते हैं कि प्रेसिडेंट से ज़्यादा जो इंडिया में जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के ही पास होती है। और
प्राइम मिनिस्टर के पास पावर भी होती है और ये हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है, ठीक है। और क्योंकि जितने भी पावर है, जितने भी मिनिस्टर्स होंगे, उन सबके ऊपर टॉप पे जो होता है वो पीएम होता है। कैबिनेट जो होती है जिसमें बहुत सारे मंत्री होते हैं, वो सब मिलकर जो है कैबिनेट बनाते हैं, और उस कैबिनेट का जो मेन हेड होता है, जो लीडर होता है, वो पीएम होता है। जितनी भी पॉलिसीज का फॉर्मुलेशन होता है, जो डिसीजन मेकिंग के काम होते हैं, जो बड़े बड़े जो डिसीजन लेने होते हैं, वो सारा काम प्राइम मिनिस्टर ही करता है। फिर आता है क्राइसिस मैनेजमेंट। अगर क्राइसिस आ जाता है, कोई बहुत ज्यादा संकट आ जाए देश के ऊपर, तो उस टाइम पे सभी लोग प्राइम मिनिस्टर की तरफ ही देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर से ही उम्मीद करते हैं कि कुछ ये कर पाएंगे। फॉरेन अफेयर्स एंड डिप्लोमेसी, देखो जितने भी और देश हैं उनके साथ कैसे रिलेशन रखने हैं, ओके, और डिप्लोमेसी के जितने भी मैटर्स होते हैं, ये सारे काम प्राइम मिनिस्टर के ही होते हैं। फिर है पब्लिक रिप्रेजेंटेशन। भाई ये तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोकतंत्र में क्या होता है, डेमोक्रेसी के अंदर जो नेता होते हैं वो पब्लिक ही, मतलब पब्लिक से ही निकल कर और पब्लिक के लिए ही उनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पीएम जो होता है वो सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव होता है पूरी कंट्री का, हमारे देश के अंदर। फिर है लेजिस्लेटिव रोल। पीएम जो होता है वो लोकसभा का एक मेंबर होता है, और लेजिस्लेटिव जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करता है। जितने भी इम्पोर्टेंट बिल होते हैं, और अगर पार्लियामेंट को एड्रेस करना है किसी इम्पोर्टेंट मुद्दे के ऊपर, सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, तो भी पीएम ही बताता है। फिर है इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस। तो जो पीएम होता है वो एक लिंक की तरह काम करता है, एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट, बीच में पीएम। तो इस तरीके से कॉपरेशन बनाए रखता है चीफ मिनिस्टर के साथ अलग अलग स्टेट्स के, और पॉलिसीज को कैसे इंप्लीमेंट करना है उनसे डिस्कस करता है। What do you understand by judicial review? Discuss the different phases of judicial review in India. So आप जुडिशियल रिव्यू से क्या समझते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर आप ये बताओगे कि जुडिशियल रिव्यू जो है एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे आप ये कर सकते हो कि द लीगलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लेजिस्लेटिव एक्ट्स, एग्जीक्यूटिव एक्शंस एंड गवर्नमेंट डिसीजंस, ठीक है, जहाँ पे जुडिशरी थोड़ा सा इवेल्युएट करती है इस चीज़ों को। और इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की ही सुप्रीमेसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। और आगे मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ। पहला है ओरिजिनल जूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट जो होती है, ठीक है, वो डायरेक्ट केसेस को सुन सकती है, ठीक है। कोई भी केस हो, सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है कि वो डायरेक्टली उसको सुन सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही इंटरप्रेटर होता है, जो सबसे ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो बता सकता है। सो इसमें क्या है कि अब वो गवर्नमेंट ने जो भी चीज़ें करी है वो वैलिड है या नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट बताता है। रिट जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो क्या कर सकता है, उसके पास पावर है, वो रिट को इशू कर सकती है, ठीक है, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कुछ रिट्स होते हैं, आपने 11th क्लास में भी पढ़े होंगे, हबीस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, ठीक है, सर्टियोररी एंड को वारंटो। इससे क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स का अगर वायोलेशन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करेगा। अपीलाइट जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक हाईएस्ट कोर्ट है हमारे इंडिया की अपील के लिए। अगर आपकी किसी हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुनवाई नहीं होती, तो आप ऊपर तक जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट किसी भी डिसीजन को रिव्यू कर सकता है। अगर किसी हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, सुप्रीम कोर्ट उसको पलट सकता है। जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल एक्टिविज्म का मतलब है जहाँ पे जुडिशरी बहुत एक्टिव हो जाती है, ठीक है, सोशल इश्यूज को लेकर। जैसे इंडियन जुडिशरी, पर्टिकुलरली जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है फंडामेंटल राइट्स को और एनवायरनमेंट को लेकर, सोशल जस्टिस को लेकर। आपने देखा होगा बहुत बारी दिल्ली के पॉल्यूशन के ऊपर फटकार लगा दी जाती है दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ठीक है। ऐसे ही सोशल जस्टिस को लेकर बहुत बारी सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा देती है सरकारों को। तो यही है कि जुडिशरी जब हमारी एक्टिव हो जाती है, पब्लिक के लिए काम करती है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल। पीआईएल क्या है कि एक ऐसा यूनिक फीचर है हमारे इंडियन जुडिशियल रिव्यू का, जहां कोई भी सिटीजन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट में जा सकता है लीगल रेमेडीज के लिए ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। अगर किसी व्यक्ति को नहीं पता कोर्ट में क्या कैसे करना है, तो उसके बिहाफ पे कोई और भी जा सकता है, पीआईएल जो मतलब आप जिसको कहते हो। और पीआईएल ने काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है जुडिशियल रिव्यू के अंदर इंडिया में। ट्रेस द इवोल्यूशन एंड चेंजिंग नेचर ऑफ पार्टी सिस्टम इन इंडिया। तो जो इंडिया का पार्टी सिस्टम है उसमें काफ़ी चेंजेस हुए हैं समय समय पर। स्टार्टिंग में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का डोमिनेंस था, ठीक है,
फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत अच्छा रोल था भाई कांग्रेस का, इस वजह से उसको फायदा मिला। टाइम टू टाइम बहुत बदलाव आए। जैसे सबसे पहला पीरियड है यहाँ पे डोमिनेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट एक नेता थे, और इनकी जो सोशलिस्ट पॉलिसीज थी, सेक्युलरिज्म को अपनाना, मिक्स्ड इकोनॉमी को लाना, बहुत सपोर्ट मिली यहाँ पे, नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी। अपोजिशन पार्टी भी थी जिसमें भारतीय जनसंघ है, जो बीजेपी से पहले यही पार्टी हुआ करती थी, यहीं से बीजेपी निकली है। कम्युनिस्ट पार्टी थी, बट वो एक लिमिटेड मतलब थी, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जो था वो कांग्रेस को था। फिर आता है एक टाइम इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज। तो 1960s के टाइम पे कांग्रेस जो है उसमें इंटरनली बहुत ज़्यादा डिवीजन होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। रीजनल पार्टीज का राइज होता है, जैसे द्रविड़ मुनेत्र कषगम डीएमके यानी कि तमिलनाडु में, टीडीपी आंध्र प्रदेश में। तो पार्टी सिस्टम में थोड़ा सा चेंज आया, रीजनल इश्यूज को लेकर रीजनल पार्टीज ज़्यादा मजबूत होती हैं। और जनता पार्टी जो कि एक कोalition था नॉन कांग्रेस पार्टीज का, वो भी एक अच्छी पार्टी बनकर उभरती है। फिर है एरा ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स 1990s टू 2000s। सो ये क्या है कि 20s में और 1990s में क्या होता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है पार्टी सिस्टम के अंदर। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी 1990 में, जो बताती है कि ओबीसी के लिए, ठीक है, मतलब ओबीसी के लिए कोटा होना चाहिए। ऐसे क्या है, कास्ट बेस्ड पार्टीज आई, जैसे बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। फिर बीजेपी है, जो कि राम जन्मभूमि मूवमेंट में बहुत एक्टिव रही, राम मंदिर बनाने के लिए। और उसके बाद ये बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी 1996 के जनरल इलेक्शंस में। तो हमारे यहाँ पे एक तो यूपीए चलता है, एनडीए चलता है, ठीक है, इस तरीके से कोalition गवर्नमेंट्स चलती हैं। फिर इसके बाद है रीजनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। तो इसमें है कि 20s के टाइम पे क्या होता है कि रीजनल पार्टीज बहुत सारी आती हैं, जैसे ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम, तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल। बहुत अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने रीजन्स में ये लोग पकड़ बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और दिल्ली से उनकी सरकार हट जाती है जब आम आदमी पार्टी की सरकार आती है 2013 में। फिर है शिफ्ट टुवर्ड्स मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स 2014 के बाद से। तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में बीजेपी ने इतनी मेजोरिटी के साथ सीटें जीती हैं। ये प्रो हिंदू पार्टी है, ठीक है। और इसके अपोजिशन में कुछ पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, बहुत चैलेंज फेस किया, अभी तक कांग्रेस आ नहीं पाई है। 2019 में फिर से बीजेपी जीती और फिर से एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी, ठीक है, इस तरीके से है। एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो एक तो ये क्या है कि कॉम्प्लीमेंट्री है भाई, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जहाँ पे आपके कुछ राइट्स होते हैं, वहीं पे कुछ फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ कुछ डीपीएसपी भी होने चाहिए, ताकि सरकार जो है सभी के लिए अच्छा काम कर सके। और सिमिलर गोल्स, देखो भाई दोनों अलग अलग है लेकिन इनके गोल तो सिमिलर हैं। फंडामेंटल राइट्स भी यही कहते हैं कि सोशल जस्टिस मिले, इक्वालिटी मिले, डेवलपमेंट हो देश का। वहीं जो डीपीएसपी है वो भी यही कहते हैं। लीगल स्टेटस, फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसेबल है, आप अगर कोई भी वॉयलेट करता है आपके राइट को, आप कोर्ट में जा सकते हो। और लेकिन आपके जो डीपीएसपी हैं वो बिल्कुल भी मतलब कोर्ट्स में आप नहीं जा सकते, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स, ठीक है। ये जस्ट एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं गवर्नमेंट के लिए पॉलिसी बनाने के लिए। हार्मोनी एंड प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन, जुडिशरी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच में एक बैलेंस बनाने में। और बहुत सारे कोर्ट्स अपने बयान भी देती है, ठीक है, और बताती है कंसिडरिंग द डीपीएसपी एज फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो दे हैव हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी शुड बी टुगेदर। कोर्ट भी कहती है कि दोनों को साथ साथ चलाना पड़ेगा ताकि सामाजिक वेलफेयर हो, सोशल वेलफेयर हो। फिर है पॉलिसी फ्रेमवर्क। डीपीएसपी जो है वो बहुत एक बड़ी पॉलिसी फ्रेमवर्क देते हैं गवर्नमेंट के लिए, जो है ताकि गवर्नमेंट उस तरीके से लॉज बनाए, उस तरीके से प्रोग्राम चलाए, पॉलिसीज बनाए। और जैसे कि ये पॉवर्टी के लिए कुछ काम करना, हेल्थ केयर के लिए काम करना, एजुकेशन के लिए काम करना, वेजिस बढ़ाना, और एनवायरनमेंट के लिए काम करना, सोशल जस्टिस के लिए काम करना, ये इसमें आता है। लिमिटेशन की बात करें तो फंडामेंटल राइट्स आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल और उसके इमीडिएट इफेक्ट होते हैं, ठीक है, जबकि डीपीएसपी जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से क्या होगा। अब है डिस्कस द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो एक तो लेंथी है, डिटेल्ड है, आपको पता ही है
कि भाई इसके 395 आर्टिकल्स जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, 8 शेड्यूल्स हैं, और अब यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह भी हुए हैं, और अब इसमें 470 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, 5 अपेंडिसीज हैं, ठीक है। और उसके बाद फेडरल सिस्टम है, और यूनिटरी फीचर भी हैं हमारे यहाँ पे। आपको पता है पावर शेयरिंग होती है, और इमरजेंसी के टाइम पे यूनिटरी वाले फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, ज़्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे, लोकसभा है, राज्यसभा है, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, ये आपको पता होगा। डीपीएसपी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी 18+ जितने भी लोग हैं उन सभी को वोट देने का पूरा राइट है। सेक्युलरिज्म है हमारा, इंडिया जो है एक सेक्युलर स्टेट है। अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिबल भी है, बहुत बारी मुश्किल भी हो जाता है। और अब शॉर्ट नोट्स के बारे में अगर क्वेश्चन आते हैं तो कॉलिशन गवर्नमेंट के ऊपर आ सकता है, ठीक है। कॉलिशन गवर्नमेंट का मतलब यही होता है जब मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक अलायंस बनाते हैं और गवर्नमेंट को रन करते हैं। कॉलिशन गवर्नमेंट जो होती है, जब एक पार्टी को एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिल पाती लोकसभा में या कोई इलेक्शन में, तो ये ऐसा होता है। और ये कॉलिशन गवर्नमेंट जो होती है, इसमें बहुत बारी क्या होता है, आप बहुत बारी एग्री करते भी हो, बहुत बारी आप एग्री नहीं भी करते। ये डिपेंड करता है आपके अलायंस कितने अच्छे हैं जिस भी पार्टी के साथ आप कर रहे हो। कोलिशन गवर्नमेंट से फायदे भी हैं, चैलेंजेस भी है। पॉजिटिव साइड तो ये है कि एक पॉलिटिकल व्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, अलग अलग पार्टीज जब मिल जाती हैं। और इसके अलावा कोलिशन गवर्नमेंट से बहुत बारी क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है आपको। कोई कोई ऐसे भी मतलब लीडर हो सकते हैं जो आपकी बात ना भी माने। हाउएवर कोएलिशन गवर्नमेंट कैन ऑल्सो फेस डिफिकल्टीज, जैसे द डिफरिंग आइडियोलॉजीज अलग अलग हो सकती हैं भाई। जो पार्टियां मिलकर सरकार बना रही हैं, हो सकता है किसी पार्टी की अलग आइडियोलॉजी हो, किसी की अलग हो। यूनिटी बनाए रखने में बहुत दिक्कत आती है, तो कभी भी गवर्नमेंट कोलैप्स कर सकती है। सो बहुत समय समय पर कई सालों से हमें कोएलिशन गवर्नमेंट देखने को मिलती रही है, जैसे यूपीए की गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट। सो हमारा जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इंडिया का, वो डायनेमिक है, और यहाँ पे बहुत बारी पूरी मेजोरिटी नहीं मिल पाती, तो कोएलिशन गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इन इंडिया। सो एनवायरमेंटल इश्यूज बहुत हुए हैं, डिफोरेस्टेशन को लेकर, पॉल्यूशन को लेकर, बायोडाइवर्सिटी को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो था, एक तो चिपको मूवमेंट है जो कि 1970s के आसपास हुआ, जहाँ पे फॉरेस्ट कटिंग को लेकर ये हुआ था, जिसमें विमेन बहुत ज़्यादा शामिल थी, कुछ लोकल कम्युनिटीज शामिल थी जो कि पेड़ों को हक कर लेते थे ताकि उनको काटा ना जा सके। इसको बहुत अटेंशन मिला। और उसके बाद एक और है नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो कि एनवायरमेंटल एक मूवमेंट था, और वहाँ की लोकल कम्युनिटीज़ के राइट्स के लिए ही एक ये जो है मूवमेंट था, लेड बाय सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर, ठीक है, जो कि मेन इसमें जो है लीडर थी। इन रिसेंट ईयर्स क्लाइमेट चेंज के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए हैं। द फ्राइडेज फॉर फ्यूचर मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थंगबर, ये सबसे लेटेस्ट है, ठीक है। इससे भी मतलब इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिला है इस चीज़ को। स्टूडेंट्स, यंग लोग बहुत क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है मूवमेंट्स कर रहे हैं। सेवरल ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे एनजीओज वो भी काम कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, और रेन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। बहुत सारे कदम उठाए हैं सरकार ने। हाउएवर बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, एनवायरनमेंट को कोई इतना सीरियस ले नहीं रहा है। तो ये बहुत बारी डिबेट्स के भी टॉपिक रहते हैं, और बहुत ये प्रॉब्लम की बातें हैं। पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया, सबसे पहला है यहाँ पे तेलंगाना पीजेंट आर्म्ड स्ट्रगल 1946 से लेके 1951। तेलंगाना पीजेंट आर्म स्ट्रगल जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट पीजेंट मूवमेंट था, जो कि तेलंगाना में हुआ था। आज के समय में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के पीजेंट्स थे, वो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन की मांग करते थे, फेयर वेजेस की मांग करते थे, फ्यूडलिज्म खत्म हो इसकी मांग करते थे। बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन किया इन्होंने। फिर है नक्सलाइट मूवमेंट्स, ये 1960 से स्टार्ट होता है। नक्सलाइट मूवमेंट्स जो है हमारे भारत के अलग अलग पार्ट में, जैसे वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में होता था। माओइस्ट आइडियोलॉजी वाले जो लोग होते हैं, वो आवाज़ उठाते हैं पीजेंट्स के लिए, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए, मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए। बहुत ज़्यादा जो फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके लिए ये आवाज़ उठाते हैं।
भूदान एंड ग्रामदान मूवमेंट्स। सो भूदान यानी कि लैंड गिफ्ट, ग्रामदान यानी कि विलेज गिफ्ट मूवमेंट्स, ये भी बहुत ज़्यादा चलाए गए विनोबा भावे द्वारा, जो कि महात्मा गांधी के ही एक डिसिपल थे। ये मूवमेंट्स में यही बताया जाता है लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, सेल्फ गवर्निंग विलेज कम्युनिटीज बने, जो किसान है उनके साथ अच्छा हो, जो मार्जिनलाइज्ड यानी कि जो कुछ गरीब किसान है उनका भला हो। फिर है फार्मर्स मूवमेंट्स इन पंजाब एंड हरियाणा। हरियाणा पंजाब में भी बहुत ज़्यादा फार्मर मूवमेंट्स हुए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ को लेकर, रिडक्शन इन इनपुट कॉस्ट को लेकर, ग्लोबलाइजेशन को लेकर। ठीक है, फार्मर यूनियंस ने बहुत काम किया। फिर है ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट 2020 से लेके आज तक। तो फार्मर प्रोटेस्ट जो है 2020 में भी हुई थी, जहाँ पे यूपी, पंजाब, हरियाणा के किसान आकर बैठे थे, जो इंडियन गवर्नमेंट ने जो जो 3 कानून बनाए थे उसको उसके अगेंस्ट में बैठे थे। ठीक है, और ये एमएसपी और ये सब बातों को लेकर ये इनके मुद्दे थे। फिर है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये 3 बातें की जाती है। लिबरलाइजेशन में ये है कि लाइसेंस वगैरह खत्म कर दिया जाए, सिंपल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है। प्राइवेटाइजेशन में ये है कि एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब आपको पता ही होगा कि मतलब हर तरीके से ओपन मार्केट हो, आप इंपोर्ट टैरिफ्स को कम कर दो, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दो, है ना, एक्सपोर्ट को प्रमोट करो, ये सारी बातें हैं। फिर है लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब होता है कि रीस्ट्रक्चर करना एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक कंसिडरेशन। तो इसके अंदर क्या है कि हमारे मैप को अगर आप देखोगे, पहले अलग स्टेट्स थे, बाद में अलग बनाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1956 के अंदर, और उसके बाद में है, इससे यही एक्ट में बताया गया था कि जैसी लैंग्वेज वो बोल रहे हैं उस लैंग्वेज के हिसाब से कुछ बना दिया जाए, उनका अलग एक स्टेट बना दिया जाए। सबसे फेमस जो कुछ नाम है, आंध्र प्रदेश है सबसे पहले जो कि अलग राज्य बना था, एक अलग स्टेट बना था। तेलुगु बोलने वाले लोग जो थे, देखो पहले मद्रास जो था ना वो बहुत बड़ा था, उसमें चेन्नई भी है, उसमें ये भी है, और उसमें सारे थे। तो फिर जो तेलुगु बोलने वाले थे वो अपनी अलग मांग करने लगे कि हमें आंध्र प्रदेश चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर भी मराठी जो बोलने वाले थे वो अलग हो गए, गुजरात वाले अलग हो गए, ऐसे ही अलग अलग स्टेट्स को अलग किया गया। तो यही है कि भाई मतलब लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज को उनका रीजनल डेवलपमेंट हो सके, गवर्नेंस उनकी अच्छे से चल सके, और ठीक है, बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड अकोमोडेटिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, इंडियन गवर्नमेंट यही काम करती है कि राष्ट्रीय एकता बनी रहे चाहे किसी भी तरीके से हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। तो इसी के साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स थे जो कि यहाँ पे खत्म होते हैं। चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।